गुड डे स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा डाइवर्सिटी के बारे में। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी पूर्व में जो माउंटेन्स है, पहाड़ियां हैं, वहां पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जम्मू और कश्मीर है, उसके ईस्ट वाली साइड में पहाड़ियों में है ये, और एक रेगिस्तान है। तो ये रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है वो कौन सा है? रेगिस्तानी इलाका है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज covered in snow for a large part of the year. Very little agriculture is possible. यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र में यानी लद्दाख में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। Very little agriculture is possible here. क्यों? क्योंकि since this region does not receive any rain, यहाँ एग्रीकल्चर है वो बहुत कम पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव बारिश होती है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। एग्रीकल्चर बिल्कुल कम पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और ये जो क्षेत्र है वो ईयर मतलब हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है। लद्दाख जो है वो स्नो से कवर्ड रहता है बहुत लंबे समय तक। पूरे ईयर में मतलब 12 मंथ है तो 12 मंथ में ये पूरे ईयर में काफी लंबे समय, आधे से ज्यादा तक ये किससे बर्फ से कवर्ड रहता है। इसलिए यहाँ पर बारिश होती ही नहीं एक तो, और इसलिए यहाँ पर खेती भी पॉसिबल नहीं होती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, बहुत ही कम पेड़ दैट कैन ग्रो, उगाए जा सकते हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगाए जा सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी के लिए पीपुल डिपेंड, लोग निर्भर रहते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं वो पानी पीने के लिए, जो पीने का पानी है उसके लिए वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑन द मेल्टिंग स्नो। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। ड्यूरिंग द समर मंथ, जब गर्मियों के महीने आते हैं तो उसमें जब बर्फ पिघलती है तो उसके ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं पीने के पानी के लिए। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं वो। पीपुल हियर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या रखते हैं? शीप और गोट यानी भेड़ और बकरी पालते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ और बकरी पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल। इस क्षेत्र में यानी लद्दाख में जो गोट पाली जाती है, बकरियां पाली जाती है, वो आर स्पेशल। स्पेशल मतलब विशेष होती है, खास किस्म की होती है। बिकॉज क्यों ऐसी खास होती है? क्योंकि दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। पश्मीना नहीं होता है, पश्मीना होता है, शायद यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पश्मीना वूल होता है। क्योंकि ये क्या देती है, मतलब जो एक गोट्स है वहां की, लद्दाख की जो गोट्स है वो पश्मीना ऊन मिलता है उनसे। पश्मीना ऊल का वो उत्पादन प्रोड्यूस करती है, और उस वूल का किसमें? दिस वूल इज प्राइस एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। दिस वूल इज प्राइस। प्राइस मतलब यहाँ पर कीमती, बेशकीमती कह सकते हैं। ये जो ऊन है वो कीमती होती है। एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, और इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। ये वूल ही महंगी होती है, इसलिए पश्मीना शाल यानी उनकी लद्दाख में जो गोट्स पाली जाती है उसकी ऊन से जो शॉल वगैरह बनाई जाती है वो काफी कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। द पीपुल
in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. The people in Ladakh, लद्दाख में जो लोग हैं वो carefully collect the wool of the goats, बकरियों की ऊन को वो बहुत ध्यानपूर्वक इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ी सावधानी से इस ऊन को वो इकट्ठा करते हैं। यानी लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं, एंड सेल और बेच देते हैं दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर के व्यापारियों को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर। पश्मीना जो शॉल है वो मुख्यतः वुवन इन कश्मीर, कश्मीर में ही बुनी जाती है। पश्मीना शॉल कश्मीर में ही बुनी जाती है। The people eat meat and milk products like cheese and butter. The people eat, लोग खाते हैं मीट, मांस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और दूध से बने हुए उत्पादन जैसे कि चीज और बटर। यानी लद्दाख के लोग जो है वो दूध या फिर दूध से बने पदार्थ जैसे कि बटर, चीज यानी मक्खन, चीज और मांस खाते हैं। Each family owns some goats, cows and does. Does यानी या काऊ, यानी लद्दाख में जो ईच फैमिली यानी हर एक परिवार है उसके पास क्या है, लद्दाख में जितने भी फैमिली है उस हर एक फैमिली के पास गाय, कुछ गाय, बकरी और याक होती है, याक गाय होती है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its shares of trader. Being a desert did not mean, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि, being a desert did not mean that, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि लद्दाख did not attract its share of traders, व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। यानी अपन लद्दाख को क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट बोल रहे हैं, रेगिस्तान कह रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान है, डेजर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई ट्रेडर्स, कोई व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। यानी कि ये सोच ले कि वो डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या चले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई व्यापारी नहीं आए हो, अट्रैक्टिव नहीं हुए हो। It was considered a good trade route as it had traveled to what is today, It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called तिब्बत। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख जो है वो व्यापार करने के लिए जो रूट होता है, मार्ग होता है, उसको एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ क्या है, कई सारी घाटियां हैं जिससे मतलब गुजरकर ये कारवांस निकलते हैं, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, तिब्बत कहते हैं। मतलब लद्दाख जो है वो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कई ऐसे घाटियां हैं जिनसे मतलब निकलकर जो एशिया, मध्य एशिया है उसके काफिले उस इलाकों में पहुंचते थे, यानी कारावास एंड काफिले पहुंचते थे, जिसे आज क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। These caravans carry textile and spices, raw silk and carpets. ये जो काफिले थे यानी जो कारावांस थे वो क्या ले जाते थे, टेक्सटाइल यानी जो दरिया कह सकते हैं जिसे हम, कपड़े, स्पाइसेस मसाले, रॉ सिल्क कच्चा रेशम एंड कारपेट्स दरिया वगैरह आदि लेकर जाते थे। अब इसमें बुद्धिस्ट में रीच तिब्बत व लद्दाख बुद्धिस्ट रीच, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो कहाँ पहुंचे, रीच तिब्बत पहुंचे। कौन से रास्ते से, वाया लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जो बौद्ध धर्म है वो लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम was introduced in this region. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here.
इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस, इस्लाम का परिचय हुआ था इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में मोर देन 400 ईयर्स, लगभग 400 साल पहले, लगभग 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और अब यहाँ पर यानी लद्दाख में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में गानों, पोएम्स, कविताओं का बहुत ही बड़ा मौखिक संग्रह है। ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक संग्रह है। लोकल versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. तिब्बत का एक ग्रंथ है, एपिक मतलब होता है ग्रंथ। तिब्बत का एक ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? केसर सागा। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी फेमस है, काफी प्रचलित है ये। उसके जो मतलब वहां पर जो मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, वो दोनों ही लोग इसको गाते हैं। ये क्या है? तिब्बत का राष्ट्रीय महाकाव्य है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बत नेशनल एपिक, तिब्बतियन राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा को दोनों ही मुस्लिम और बुद्ध धर्म दोनों ही लोगों के द्वारा गाया जाता है। मतलब उसको गाते भी है और उस पर नाटक भी खेलते हैं, इसमें नाटक भी खेलते हैं। अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। पहले इधर ही देखो, द ड्राई बेरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है, ये बंजर है। अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे और ये इधर एक दे रखी है, वुमेन वीविंग ए पश्मीना शॉल। यहाँ पर पश्मीना शॉल बुनती हुई औरत दिखाई गई है। ये पश्मीना शॉल बना रही है, इस तरह से बनाते हैं। अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल जो है वो भारत के, इंडिया के साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक स्टेट है, एक राज्य है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यह एक तरफ से, इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है, बाय द सी, समुद्र के द्वारा, ऑन वन साइड, एक तरफ से समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है, एंड हिल्स ऑन द अदर, और तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यानी केरल के एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लॉव्स एंड कार्डमम्स। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस, इन पहाड़ियों पर मतलब अनेक प्रकार के जो मसाले होते हैं ना, जैसे कि पीपर, काली मिर्च, क्लॉव्स, लौंग, कार्डमम, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन पहाड़ियों पर यानी केरल पर अलग अलग प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, कार्डमम, इलायची ऐसे मसाले उगाए जाते हैं। आर ग्रोन ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं, वो उधर हो गया था। It is spices that made this region an attractive place for traders to come here the first. इन मसालों के कारण, it is spices, यही मसाले हैं कि made this region, इस क्षेत्र को अट्रैक्टिव बनाते हैं, अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं, अट्रैक्टिव जगह बनाते हैं for traders, व्यापारियों के लिए, to come here the first, पहले आने के लिए। मतलब इन मसालों के कारण, जो ये मसाले उगाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह, तो इन मसालों के कारण ये जो प्लेस है यानी ये जो क्षेत्र है केरल जो है वो व्यापारियों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बन गया है, बहुत ही आकर्षक बन गया है। द एपोस्टले ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago एंड ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। सबसे पहले मतलब अब यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर लोग आए थे केरल में वो अरब के और यहूदी व्यापारी आए थे। सबसे पहले जो है वो अरबी और यहूदी आए थे। तो द
एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट संत थॉमस इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत है, ईसा मसीह के जो एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे, क्या नाम था? संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। एंड ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और भारत में जो क्रिश्चियनिटी लाने का जो श्रेय है, भारत में ईसाई, क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म, भारत में जो ईसाई धर्म लाने का श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। किनको? सेंट थॉमस को। यानी भारत में जो ईसाई धर्म आया वो किसकी वजह से आया है? संत थॉमस की वजह से ही आया है। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम, कई अरब के व्यापारी यहाँ आए, एंड सेटल डाउन हियर, और यहीं आकर रहने लग गए। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए, यहीं रहने लग गए। इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and say that they were a highly respected community. इब्न बतूता ने जो लगभग मान लो कि 700 ईयर्स अगो, लगभग 700 साल पहले यहाँ आए। इब्न बतूता जो थे वो हु ट्रेवल्ड हियर लिटिल लेस देन, इब्न बतूता लगभग 700 साल पहले यहाँ आए। यहाँ मतलब कहाँ? केरल आए। रोट ए ट्रेवलिंग इन, और उन्होंने जो उनका यात्रा वृत्तांत होता है, मतलब कोई ट्रैवल करता है और उसके ऊपर जो संस्मरण लिखा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा अपने यात्रा वृत्तांत में, उन्होंने क्या बताया कि मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी। कहाँ पर? केरल में। उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा उसमें उन्होंने मुसलमानों के जीवन के बारे में बताते हुए लिखा कि केरल में जो है मुसलमान कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसको यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी उनकी। इधर ये चाइनीज फिशिंग नेट दे रखा है, मछली पकड़ने का चीनी जाल। ये जो है वो मछली पकड़ने का चीनी जाल है। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। वास्को डी गामा जो थे वो पानी के जहाज से यहाँ आए थे। कहाँ पर? केरल में। वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल आए थे। तो जो पुर्तगीज थे यानी जो पुर्तगाली थे, उन्होंने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे। तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया। बिकॉज ऑफ all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. Because of all these various historical influences, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण, historical influences ऐतिहासिक प्रभाव, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण पीपुल इन केरला, केरल के जो लोग हैं वो प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि वहां पर अलग अलग धर्म के लोग आते रहते थे, तो अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। इनमें जुडिज्म यानी यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ईसाई, हिंदू एंड बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म शामिल है। यानी वहाँ लगभग सभी तरह के लोग रहते हैं, इसलिए वो सभी धर्म का पालन करते हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called China wala. चीन के The fishing nets used here are look exactly like the Chinese fishing nets. मतलब यहाँ पर फिशिंग नेट्स यूज्ड, मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज किए जाते हैं वे चीनी जालों से मिलते जुलते हैं।
फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक, फिशिंग जाल जो उपयोग किए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए वो एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग, वो कैसे दिखाई देते हैं? चाइनीज फिशिंग नेट्स के, चीनी जाल के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए आर कॉल्ड चीना वाला, इसलिए उसको चीना वाला कहते हैं। किसको? फिशिंग नेट्स को, क्योंकि वो किसके जैसे दिखाई देता है? बिल्कुल चीन के व्यापारियों के, जो चीन में व्यापारी मछली पकड़ते हैं उसके जैसे वो जाल दिखाई देता है, इसलिए इसको चीना वाला भी कहते हैं। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड, फ्राई तो जानते हो, फ्राई करना, तलने के, तलना मतलब अपनी भाषा में कहते हैं उसको तलना। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग, तलने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस कॉल्ड द चिन्ना चट्टी, उसे क्या कहते हैं? चिन्ना चट्टी कहते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। इसमें चीन शब्द की बात की ओर इशारा करता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि द वर्ड चीन, जो शब्द चीन है, कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, वो कहाँ से आया? चाइना शब्द से आया। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपुल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ जमीन, एंड क्लाइमेट और जलवायु, आर सुटेड वो उपयुक्त है, टू ग्रोइंग राइस, किस लिए? चावल की खेती करने के लिए, चावल उगाने के लिए। केरल की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है और वहां की जो जलवायु है वो चावल की खेती करने के लिए उपयुक्त है। केरल की जो उपजाऊ जमीन है और जलवायु है वो चावल की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपुल हियर, और वहां के जो लोग हैं वो अधिकतर क्या खाते हैं? ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, और वहां के अधिकतर लोग चावल, मछली और सब्जियां खाते हैं। ये पिक देखो, द बोट रेस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। केरल में जो ओणम त्योहार मनाया जाता है उस दौरान जो ये बोट रेस होती है, नाव प्रतियोगिता होती है, उसका ये एक आकर्षक इम्पोर्टेंट पिक दे रखा है। अब ये हो गई केरल और लद्दाख की बात। तो अब आपको केरल और लद्दाख की जो अगर अपन जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो वो एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग है। लद्दाख, अभी हमने लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ा, तो लद्दाख और केरल की अगर अपन जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो वो क्या है? बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं कि दोनों जो रीजन्स है उसकी जो हिस्ट्री है वो एक ही जैसे मतलब कल्चरल इफेक्ट हुए हैं, उसमें एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। यानी जो दोनों है, यानी लद्दाख और केरल दोनों ही रीजन्स को चीन और अरब से आने वाले ट्रेडर्स ने अफेक्ट किया, उसको प्रभावित किया। यानी लद्दाख में भी चीन और अरब के व्यापारी आए तो केरल में भी चीन और अरब के व्यापारी आए। दोनों ने मतलब दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। अब जहाँ केरल की है तो वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है वो क्या होती है? मसालों की खेती होती है। केरल की भौगोलिक कंडीशन ने मसालों की खेती संभव बनाई, तो लद्दाख को विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। लद्दाख में ऊन वगैरह हुई तो उधर व्यापारी गए। इस तरह से हमें पता चलता है कि जैसे किसी क्षेत्र के जो सांस्कृतिक जीवन है तो सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। अब विविध संस्कृतियां मतलब अलग अलग कल्चरल है, तो केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे जो भी प्रेजेंट है, ये केवल हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारे प्रेजेंट में भी मतलब अभी वर्तमान जीवन जो है वो आधार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है।
हर एक कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम जाते हैं। जहाँ हम जाएंगे वहीं हम वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ का कल्चरल जो भी है और वहाँ का जीवन जीने का जो तरीका है उसको अपन अपना लेंगे। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। जैसे अपनी पूरी सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में अलग अलग तरह के समाज के लोग रहते हैं। जैसे मैंने एक आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया, जो फेमस सीरियल है उसके बारे में बताया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब एक ही सोसाइटी है तो उस एक ही सोसाइटी में क्या अलग अलग तरह के अलग अलग समुदाय के कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। जो अपने डेली जीवन है, डेली लाइफ है, तो हम वो मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में भी घुल जाते हैं। उस सीरियल में सब लोग एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनके रीति रिवाज जो भी है वो मानते हैं, उनकी परंपराएं अपनाते हैं। तो इस तरह से ये डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी होने के साथ साथ हमारे देश में क्या है, यूनिटी भी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि डाइवर्सिटी है, इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। विविधता हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है।